स्क्रीन विजिबल है स्वाति जी? ओके। हाँ जी मैम। जी मैम, जी मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू। तो आज हम बात कर रहे हैं फूड ग्रुप्स की, कि हमारे आसपास जितने भी ऐसे फूड हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं उनको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, किस किस ग्रुप में रख सकते हैं। तो इन जनरल जो होता है ग्रुप्स, वो कई बेस पर होता है। जैसे न्यूट्रिशियस के आधार पर उनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, फल सब्जी अनाज के आधार पर कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि किस किस तरह से फूड्स के ग्रुप बने हुए हैं। तो मोस्टली जो मोटे तौर पे देखें तो ये 5 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं सारे फूड मटेरियल को। एक तो फ्रूट्स, जिसमें सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे बनाना, एप्पल, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, सारे तरह के फ्रूट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर आता है वेजिटेबल्स, तो इसमें जितनी भी तरह की सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। थर्ड होता है ग्रेन, मतलब अनाज जितने भी होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर फोर्थ होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी एक न्यूट्रिएंट होता है। तो जो प्रोटीन जिन पदार्थों में मिलता है, जिनमें जो प्रोटीन रिच हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर दिए हैं वो नॉन वेज दिए हैं, लेकिन वेज में जैसे टोफू है, सोयाबीन से बनता है ना, मूंगफली है, दालें हैं, कुछ चने हैं, इन सब चीज़ों को भी हम इस कैटेगरी में ले सकते हैं। और लास्ट है डेयरी प्रोडक्ट, मतलब दूध या दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, सबको हम डेयरी प्रोडक्ट्स में लेते हैं। तो इस तरह पर अगर हम देखें तो मोटे तौर पर ये 5 समूहों में खाने को विभाजित किया गया है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो इनको वर्गीकृत किए क्यों किया गया है? तो इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, उसी से हम एक अपनी डाइट को बैलेंस डाइट बनाते हैं। कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमको कितनी क्वांटिटी में फल लेना है, कितनी क्वांटिटी में सब्जी लेना है। तो यहाँ पर एक हेल्दी पिरामिड दिया गया है, जिसके अनुसार जो अनाज है वो 40%, फिर जितने भी फ्रूट वेजिटेबल हैं वो 35%, फिर जितना भी प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं वो 20%, और जितने भी ऑयल, शुगर या स्वीटनर्स हैं ये 5%। तो इस तरह से ये परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। और अगर इस परसेंट में हमारी थाली में खाना रहता है तो वो बैलेंस डाइट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये क्या है बैलेंस डाइट? ये एक स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट है कि जो व्यक्ति हेल्दी है उसके लिए है। अब इन सब खाने के अलावा फाइबर्स, वाटर, उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन यही बैलेंस डाइट यदि किसी बीमार व्यक्ति के लिए देखी जाए, जो किसी तरह की बीमारी जिसको हो, तो हो सकता वो उसके लिए बैलेंस डाइट ना हो। जैसे सपोज किडनी की जिसको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये जो 20% प्रोटीन है, ये 5% में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको प्रोटीन नहीं या बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। तो इस तरह से जो बीमारी है किसी भी व्यक्ति को, कोई भी डिजीज है, तो उस समय की बैलेंस डाइट टोटल डिफरेंट रहेगी, उस व्यक्ति के हिसाब से कस्टमाइज डिजाइन रहेगी। यहाँ पर जो ये हेल्दी डाइट दी है, ये उस व्यक्ति के लिए जीत दी है जो पूरी तरह से स्वस्थ है, हेल्दी है। अब इनका जो एक कॉमन फूड ग्रुप्स क्या होते हैं? फल और सब्जी, जैसा कि हमने अभी पहले देखा था। तो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो जितनी भी फ्रूट और वेजिटेबल से रिलेटेड हम फूड को इंटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे हमारे शरीर के विटामिन की, मिनरल्स की, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर्स की कमी पूरी होती है। फिर जितने ग्रेन्स हम लेते हैं उसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को फुलफिल करता है। प्रोटीन फूड में जो भी हम प्रोटीन फूड लेते हैं, प्रोटीन का क्या काम होता है कि बॉडी को रिपेयर करना, हील अप करना, और अगर मान लीजिए बच्चे वाली पोजीशन है तो वहां पर बॉडी को ग्रो करना। तो ये तीनों काम प्रोटीन के होते हैं। फिर डेयरी प्रोडक्ट, तो डेयरी प्रोडक्ट जितने होते हैं वो कैल्शियम और प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं।
तो इनसे हमारे शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी पूरी होती है। फिर फैट और ऑयल, तो फैट और ऑयल भी कुछ एनर्जी और कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जिनके एब्जॉर्ब होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हेल्दी ऑयल है वो नट्स हम रख सकते हैं, नट्स में भी काफ़ी फैट होता है तो नट को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एक हेल्दी बैलेंस डाइट की थाली देखी जाए तो उसमें क्या क्या होगा, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट। इसके अलावा क्या होगा, वाटर। अब ये तत्व क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी ये जो भी चीजें हम फल, सब्जी, अनाज, इन सब चीजों को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक तो हमको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं। मतलब यदि किसी भी, जैसे मान लीजिए प्रोटीन की कमी हो गई है या मिनरल्स की कमी हो गई है या किसी विटामिन की कमी हो गई है, तो ये उसकी पूर्ति कर रहे हैं। फिर इस भोजन को डाइजेस्ट करके इसका मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बॉडी मूवमेंट्स में हेल्पफुल है और हेल्थ दे रहे हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जिससे कि हेल्दी बॉडी हो रही है। डाइजेशन को अच्छा कर रहे हैं जिससे कि मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है और एनर्जी बहुत अच्छे शरीर को मिल रही है। तो इसलिए ये जो खाना है ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर वही परसेंटेज के हिसाब से दिया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसका पहला ग्रुप देखेंगे, सीरियल एंड मिलेट्स। जो फर्स्ट ग्रुप है, जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है जिसको हम बहुत अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं। तो जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जितने भी अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं। जैसे बाजरा में बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसमें आयरन, कैल्शियम, कुछ मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब पाए जाते हैं। और अगर इन सारे अनाजों में गेहूं को हटा दो तो ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं। मतलब जो ज्वार बाजरा होता है ये ग्लूटेन फ्री होते हैं और जैसे किसी भी तरह के रेजिस्टेंस है यदि ग्लूटेन के लिए, तो उनके लिए ये जो बाजरा मटेरियल है ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो लोग गेहूं को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनमें ग्लूटेन रेजिस्टेंस होने के कारण। और ये अनाज एनर्जी, प्रोटीन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारी चीजें देते हैं। फिर साथ में बाजरा एक उच्च खनिज तत्वों के लिए जाना जाता है। मतलब बाजरा की जो मिनरल वैल्यूज होती है वो बहुत अधिक होती है और ये मिनरल्स क्या करते हैं, डाइजेशन, ब्लड शुगर और बोन, इन तीनों को हेल्दी रखते हैं। अब यदि ये अनाज है, इसको अगर हम देखें तो जितने भी ग्रेन ये ग्रास फैमिली से होते हैं, सबकी बाली होती है और ऐसा एक घास जैसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं और ये पूरे विश्व में अनाज के मेन सोर्स होते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, ओट और राई, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर इनमें जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल क्या होती है इनकी, इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है लेकिन उसके साथ ही प्रोटीन, फैट, विटामिन बी इनमें पाया जाता है और मिनरल्स होते हैं। और इसको अगर चोकर सहित खाते हैं, जिसको हम मोटा अनाज बोलते हैं, मोटा पिसा हुआ, तो ये फाइबर रिच भी रहता है। और अगर स्प्राउटेड करके खा रहे हैं तो वो विटामिन डी का भी बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है। अब इसमें मिलेट्स को लिया है कि जो मिलेट्स होते हैं वो बहुत ही पोषक होते हैं, रिच होते हैं। तो ये मिलेट्स क्या होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे बीज वाले अनाज होते हैं और जितनी भी ड्राई क्लाइमेट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। अब इसके जो मिलेट्स हैं इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ज्वार, ज्वार को सोरहम भी कहते हैं, बाजरा इसको कहते हैं पर्ल मिलेट, रागी, फिंगर मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स। फिर इस तरह से ये जो फॉक्सटेल मिलेट्स है, बॉर्नयार्ड मिलेट्स है और कोडो,
ये इतने तरह के ये मिलेट्स पाए जाते हैं। मिलेट्स को अभी हम आगे और उसका क्लासिफिकेशन और सारी चीज़ें डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इनकी न्यूट्रिशियस प्रोफाइल क्या होती है कि इनमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स बहुत रिच होते हैं। फाइबर्स पाए जाते हैं बहुत अधिक, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ग्लूटेन फ्री होते हैं ये, और ये एसिड को फॉर्म नहीं करते हैं। बहुत एक आजकल देखा जा रहा है कि जब आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो एक एज के बाद वो डाइजेशन में इजी नहीं होती है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है तो उसका डाइजेशन थोड़ा टफ होता है, तो एसिड फॉर्मेशन होने लगता है बॉडी में। तो जिनको एसिड फॉर्मेशन गेहूं की रोटी खाने से होता है उनके लिए ये जो मिलेट्स होते हैं ये एक बेस्ट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन को फास्ट करते हैं और इनमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो ग्लूटेन ना होने के कारण ये एसिड को फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन में इजी होते हैं। अब ये जो इसमें मेन आपको क्या बेनिफिट है, तो एक तो इसमें न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी रहती है, मतलब जो बाजरा होता है उसमें दूसरे अनाजों की तुलना में बहुत अधिक आयरन होता है, बहुत अधिक कैल्शियम होता है, फाइबर बहुत अधिक होते हैं। फिर ये क्लाइमेट में के लिए सुटेबल होता है, क्योंकि जो बाजरा है ये बहुत ड्राई होता है, इसमें टॉलरेंट्स बहुत अधिक होते हैं और बहुत कम संसाधनों में इसकी जो फसल है वो ग्रो हो जाती है, मतलब पानी कम लगता है। सूखा सहनशील से मतलब क्या है कि कम पानी में भी इसकी अच्छी फसल हो जाती है। और हेल्थ बेनिफिट इससे क्या है, तो जो ये मिलेट है, बाजरा है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, मतलब जो डायबिटिक पर्सन है उनको ग्लूटेन डाइजेस्ट करना टफ होता है, और जब वो ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और लगातार गेहूं की रोटी खाते हैं तो उससे उनको डाइजेशन से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो उनके लिए ये जो बाजरा है ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ये पचने में बहुत हल्का होता है और पचने में सहायक होता है, तो डाइजेशन इससे बहुत अच्छा होता है। इसमें चूंकि कैल्शियम होता है तो ये बोन को भी मजबूत रखता है, और सीलिएक जो एक डिजीज होती है उसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये जो बाजरे से क्या क्या रोटी, दलिया, सलाद और बहुत सारे आजकल इसके व्यंजन या डिशेस बनते हैं, और वो सारे जो हैं सारे ही लगभग ऐसे जो इसके जो डिशेज हैं वो इस तरह से है कि सारे ही डाइजेशन में बहुत इजी होते हैं और वो हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर अब जो सीरियल फूड है वो आजकल पैक्ड उसमें भी मिलता है, तो जैसे वीट, ओट और फिर कॉर्न, राइस, ये सारी चीजें पैक फॉर्म में कैसे मिलती हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स मिल जाते हैं, मूसली मिल जाती है। तो ये इनका एक ऐसे डिश हैं जिनको आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, उनको मिल्क में या फिर डिफरेंट सारे लोग अपना अलग अलग तरीके से जो भी यूज करें, लेकिन ये डायरेक्ट यूज करने के लायक हो जाते हैं। फिर जितने भी ये सीरियल होते हैं ये ग्रॉस ग्रोन होते हैं और इसमें स्टार्च से भरा हुआ दाना होता है, जैसे गेहूं, चावल, जई, मक्का। उसके अलावा किनोआ, बकवीट, ये सारी चीजें अनाज के रूप में खाई जाती हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, खनिज बहुत अधिक होते हैं, और ये साबुत अनाज के रूप में या फिर इनके फ्लैक्स बनाकर या ग्रोनेला बनाकर या मूसली जैसे फॉर्म में खाया जाता है। और जब ये खाया जाता है तो ये बहुत इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इनको जो ब्रेकफास्ट के फॉर्म में लिया जाता है वो कॉर्नफ्लेक्स, ओटमील, ग्रेनोला, व्हीट ब्रान, मूसली, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें आजकल अवेलेबल होती हैं जिस फॉर्म में हम इनको लेकर और डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसके प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं, एक तो है ट्रू सीरियल्स, ग्रॉसेस। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, गेहूं, चावल, मक्का, जई, जौ, राई, ज्वार और बाजरा। फिर आता है कि कुछ ऐसे सीडो सीरियल्स होते हैं कि जो ग्रास फॉर्म में नहीं होते हैं, उसमें क्या क्या है,
बकवीट, किनोआ और अमरत। और कुछ ऐसे फॉर्म, ये जो फॉर्म है इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। एक तो ये पाउडर फॉर्म में या आटे के फॉर्म में यूज होते हैं, दलिया के फॉर्म में यूज होते हैं, पके हुए चावल में मूसली या ग्रेनोला मिला के खाया जाता है। अगर नाश्ते के लिए देखें तो ये परतदार, फूले हुए या गुच्छेदार अनाज में, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, चौकोस, फ्रूट लूप्स, तो इनको दूध, मेवे, फल, चीनी या चॉकलेट के साथ खाया जाता है। फिर इनको इनकी जो बेकिंग सामग्री बनती है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें क्या होते हैं बेकिंग में, ब्रेड और पास्ता, इनसे बियर भी बनती है, ग्लूकोज, ऑयल भी बनते हैं। और इसका जो बचा हुआ प्रोडक्ट्स होता है वो पशु आहार के लिए, एनिमल फीड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जितना भी वो जो बचा हुआ पदार्थ बचता है, वेस्ट, वो पूरा कहाँ चला जाता है, पशु आहार में। अब इसमें चूंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक पाया जाता है तो ये इंस्टेंट एनर्जी देगा। फाइबर अधिक पाया जाता है तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, मतलब ओवरऑल देखें तो इसमें सारे जितने भी पोषण तत्व होते हैं वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। अब जब ये साबुत अनाज के हम रूप में लेते हैं तो इसमें फाइबर अधिक होगा। तो जितने भी हेल्थ डिजीज से रिलेटेड लोग हैं या जितने भी डायबिटिक हैं, उन सबके लिए ये जो साबुत अनाज के रूप में, होल ग्रेन के रूप में लेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो हम मिक्स करके खा सकते हैं, दूध, दही, फल, मेवे, बीज, प्रोटीन। तो ये सारी चीजें जब हम मिक्स करते हैं तो ये प्रोटीन, कैल्शियम और टेस्ट को डेवलप कर देते हैं। और इनको कैसे खाया जाता है, दूध या दही के रूप में उसके साथ में डाल के खाते हैं, या फिर इन्हें अगर मान लीजिए नमकीन में खाना है तो कुछ मसाले डालकर इन्हें कुक करके खा सकते हैं। अब ये जो मिलेट है, मिलेट्स जो हैं ये मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स और स्यूडो मिलेट्स। तो इसमें देखिए जो मेजर हैं उसमें आता है ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार को सोरगम भी कहते हैं, बाजरा पर्ल मिलेट्स और रागी फिंगर मिलेट्स, ये तीनों किस में आ जाते हैं, मेजर में। वहीं अगर हम माइनर देखें तो माइनर में क्या क्या आता है, काकुम, कोदो, फिर सांवा, कुटकी और चेन्ना, बारी भी जिसको कहते हैं। तो ये सारे जो 5 तरह के मिलेट्स होते हैं ये किसमें आ जाते हैं, माइनर में। और अगर हम तीसरा टाइप सीडो मिलेट्स देखें तो उसमें आता है अमरंथ और बकवीट, जिसको कुटकू कहते हैं, और रामदाना। तो ये मिलेट्स का एक क्लासिफिकेशन है। मोस्टली वो मेजर 3 पार्ट में है, फिर मेजर जो है वो 3 पार्ट्स में है, उसमें 3 मिलेट्स आते हैं, और जो माइनर है उसमें 5 मिलेट्स आते हैं, और जो सीडो है उसमें 2 तरह के मिलेट्स आते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब इसके जो टाइप्स होते हैं मिलेट्स के, वो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और इनको एक जनरल लैंग्वेज में जो है इनको मोटा अनाज कहा जाता है। और किसी भी टाइप हो तो ये मिलेट कहा जाता है। फिर मिलेट के आगे जैसे पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, एक कोई वर्ड जुड़ता है जो इनको स्पेसिफाई करता है कि ये क्या चीज है। तो इस तरह से यहाँ जो टाइप ऑफ मिलेट्स हैं, ये बहुत सारे मिलेट्स दिए गए हैं, प्रोसो मिलेट्स, ब्राउन टॉप मिलेट्स, कोडो मिलेट्स, सोरहम, पर्ल मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स, इस तरह से बहुत सारे टाइप्स के ये जो पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा 11 टाइप्स के। फिर इसमें से जो 5 टाइप के मिलेट्स होते हैं इनको पॉजिटिव मिलेट्स कहते हैं। और पॉजिटिव मिलेट्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बैलेंस डाइट देते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशंस देते हैं। बहुत पुरानी यदि कोई बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है, तो उसको मैनेज करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, फॉक्सटेल बाजरा, लिटिल बाजरा, कोडो बाजरा, बार्नयार्ड बाजरा और ब्राउन टॉप बाजरा। तो ये 5 तरह के जो होते हैं ये पॉजिटिव कहलाते हैं। इनमें जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत अधिक हाई होते हैं। इनका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है,
और ये आसानी से पच जाते हैं। और ये जो इसके अलावा इसमें कुछ और जो इसके प्रमुख प्रकार हैं वो ज्वार, बाजरा, रागी, कांगनी, कोदो, सनवा, कुटकी, चीना और ब्राउन टॉप। जो ऊपर दिए हैं उन्हीं का डिटेल दिया गया है यहाँ पे। और ये सारे हड्डियों के लिए, ब्लड शुगर के लिए और ग्लूटेन रेजिस्टेंस जो है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इन 5 प्रकार के जो ये बाजरा होते हैं इनको, या जो 5 मिलेट्स होते हैं, ये पॉजिटिव मिलेट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, जिसमें पहला फॉक्सटेल। तो फॉक्सटेल को कांगनी बाजरा या कोरलू भी कहते हैं। इसका क्या काम है, ये मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करता है और एनर्जी जनरेट करता है। दूसरा है कुटकी बाजरा, इसे समाई बाजरा भी कहते हैं या लिटिल मिलेट्स भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये मिनरल्स रिच होता है और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तीसरा है कोडो बाजरा, और ये क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर है उदालू बाजरा या सनवा बाजरा, इसको बार्नयार्ड मिलेट्स भी कहते हैं और इसमें बहुत कम कैलोरी होती है। तो ये कम कैलोरी होने के कारण ये जो हार्ट डिजीज वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। और लास्ट है ब्राउन टॉप, या जिसको कोरले बाजरा या आड़ू कोरालू बाजरा भी कहते हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार के ये जो 5 टाइप्स ऑफ मिलेट हैं ये पॉजिटिव मिलेट्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने मेजर पढ़े, अब हम आते हैं माइनर मिलेट्स पर। तो ये जो माइनर मिलेट्स हैं इसमें क्या क्या आ रहा है, फॉक्सटेल, कोडो, बॉर्नयार्ड दोनों में आ रहा है। और फिर नहीं, सॉरी, ये पॉजिटिव 5 में बॉर्नयार्ड था लेकिन ये माइनर है, मेजर में ये नहीं है। फिर है लिटिल मिलेट और प्रोसो मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। जो इसके पहले हम पढ़ रहे थे वो 5 टॉप पॉजिटिव मिलेट्स थे, है ना। पहले हमने मेजर पढ़े जो 3 थे, फिर 5 पॉजिटिव मिलेट्स पढ़े, अब हम ये माइनर मिलेट्स को पढ़ रहे हैं। तो ये जो 5-6 हैं ये माइनर में आते हैं। और ये जो फॉक्सटेल बाजरा, जिसको कांगनी भी कहते हैं, ये वेट लॉस में, थायराइड में और ब्लड शुगर को कंट्रोल इसके लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। कोदो जो है ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है और वेट मैनेजमेंट के लिए। फिर सनवा, इसमें फाइबर बहुत अधिक होता है इसलिए ये वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, या वेट लूज करने के लिए बहुत अच्छा है। कुटकी, इसमें फैट बहुत अच्छा होता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और चूंकि इसमें फैट होता है और जो डाइजेस्टिव फैट होता है, तो ये जिनको ज्वाइंट्स प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। फिर प्रोसो, इसको चीनी या बेरी भी बोलते हैं। तो ये ब्लड में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, तो ये डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत अच्छा। ब्राउन टॉप, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इंटेस्टाइन में जो प्री और प्रो बैक्टीरिया होते हैं वो हमको इसके खाने से वो ग्रो होते हैं। अब इसके बाद जो सीडो मिलेट्स थे वो थे सोरगम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट। तो ये ज्वार, बाजरा और रागी हैं, ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इनमें बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनसे बहुत सारे डिशेस बनाए जाते हैं। फिर कुछ अन्य सूडो ये वाले हैं, ये 2 सूडो हैं, राजगिरा और बकवीट, जिसको अमरंथ भी कहते हैं। ये दोनों भी ग्लूटेन फ्री होते हैं, हेल्दी होते हैं। इन दोनों का अक्सर जो है फास्टिंग के दौरान यूज किया जाता है क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अब सीरियल जो हैं इनका हम आगे देखेंगे कि इनको किस तरह से इनका चयन करना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो इसमें आपने बहुत सारे पढ़े, जैसे गेहूं, चावल, जई, मक्का, जौ, बाजरा, इस तरह से किनोआ, बहुत सारे के आपने ये सब पढ़े हैं। अब इसमें
जो अनाज के सामान्य प्रकार हैं वो क्या है? गेहूं, तो ब्रेड, पास्ता, आटे से जितनी चीजें बनती हैं गेहूं के पाउडर से, वो सब गेहूं के अंतर्गत आती हैं। चावल ग्लूटेन फ्री है और ये भी एक मुख्य भोजन है और इसकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं। ओट्स, इसका गरम गरम दलिया मूसली के लिए ये उपयोग होता है और ये सॉल्युबल फाइबर्स रिच होता है। तो जिसको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उनके लिए ओट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। फिर कॉर्न या मक्का, तो ये साबुत अनाज के रूप में भी किया जाता है, इसके पाउडर के फॉर्म में भी करते हैं और फ्लैक्स के रूप में भी यूज करते हैं। जो इसका सूप बनाते हैं, सलाद बनाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल होता है। बाजरा, ज्वार बाजरा रागी, ये वेट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, फाइबर रिच होता है, हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। राई और ज्वार, ये थोड़े से कठोर अनाज हैं और इनका उपयोग ब्रेड और दलिया बनाने में किया जाता है। किनोआ और अमरंथ, ये स्यूडो मिलेट्स हैं और इनमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है और ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो इनका चयन कैसे करें अब? तो हेल्थ के लिए होल ग्रेन्स हमको चूज करना चाहिए, जैसे आटा, चीनी युक्त फ्लेक्स। इनकी तुलना में हमको वो करने चाहिए आटे सिलेक्ट जिनमें कि या तो जो चोकर युक्त हो जिसको हम कहते हैं, या फिर होल ग्रेन हो, क्योंकि जितने ये फाइन फ्लोर में आ जाते हैं उतना अधिक इसमें से फाइबर्स कम हो जाते हैं। तो यदि फाइबर रिच और अधिक पोषक तत्व चाहिए हैं तो हमको साबुत अनाज के रूप में इनको जई, चावल, गेहूं, इनको साबुत रूप में हमको चूज करना चाहिए। फिर ग्लूटेन फ्री, तो ग्लूटेन फ्री के लिए चावल, किनोआ, मक्का, ऐसे जितने भी ज्वार बाजरा, ये सब ग्लूटेन फ्री है। प्रोटीन के लिए किनोआ एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। नाश्ते में गर्म दलिया, ओट्स, गेहूं का दलिया या ओट्स, मूसली, साबुत अनाज या फ्लैक्स, इन सबको हम यूज कर सकते हैं। और इसकी बहुत सारी डिश बनती हैं जिसमें हम इनके आटे में या इनके फ्लैक्स लेकर या इनका ओट्स लेकर हम यूज कर सकते हैं। तो अब इन अनाजों के मेन लाभ क्या हैं कि ये लगातार, चूंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है तो ये एनर्जी देते हैं, हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, खासकर हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, डाइजेशन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये फाइबर रिच होते हैं और इनसे विटामिन बी, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीजें बॉडी को मिलती हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। अब ये जो इसकी डिश कैसे तैयार करें, प्रिपरिंग, तो इसकी बहुत सारी डिश होती हैं, जैसे दलिया है, माल्ट है, फिर दूध पराठे, बहुत सारे नमकीन व्यंजन जैसे ओट्स, उपमा, इडली, डोसा, तो इस तरह की बहुत सारी डिश बनती हैं। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लेंगे। अब मॉल्ट, जो मीठे व्यंजन है, वो दलिया, रागी माल्ट, ओट, उपमा, ये सब मीठे होते हैं जिसमें कि चीनी भी रहती है। फिर इसके जो फर्मेंटेड होते हैं उसमें इडली, डोसा, ढोकला, ये सब फर्मेंटेड डिश हो जाती हैं। फिर साबुत गेहूं से क्या व्यंजन बनते हैं, मतलब यहाँ गेहूं के आटा लिया गया तो जिससे चपाती, पूरी, पराठे और भुनी हुई मूंग दाल, चावल, बाजरे के पाउडर को घी में भून के उसके लड्डू या हलवा, मसालों में हल्दी, अजवाइन, और ये सारी चीजें यहाँ पर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। फिर इसमें बहुत सारी सामग्रियां और तकनीक क्या होती हैं कि इसमें अनाज में होता है गेहूं, चावल, ज्वार बाजरा, रागी, जई, सूजी, सामग्री मसूर दाल, घी, गुड़, मेवे, फल, मसाले, इलायची, हल्दी, अजवाइन, ये सब का इसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है। और इनको बनाने की तकनीक ज़्यादातर क्या रहती है कि धीमी आंच पर इनको पकाते हैं या फिर तड़का लगाते हैं या फिर फॉर्मेटेड करते हैं या सिंपली बॉइल्ड कर लेते हैं। तो ये सब इनको कुक करने की टेक्निक्स हैं। अब इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या होती है, तो एक तो इसमें यूजफुल प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूटेन भी होता है अगर गेहूं लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें कुछ मात्रा में फैट और एनर्जी भी होती है। फिर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज होता है, स्टार्च होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। विटामिन बी मिलता है जिससे कि नर्व और एनर्जी दोनों
प्रोड्यूस होती है। नर्वस सिस्टम के लिए विटामिन बी बहुत कंपलसरी होता है। कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है जो कि बोन के लिए बहुत अच्छा है। आयरन मिलता है जो कि ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। और कुछ मात्रा में पानी मिलता है जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके बाद इनकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है उसके हिसाब से कुछ फूड्स दिए गए हैं, और ये अलग अलग तरह के होते हैं कि किन से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, किन से हमको विटामिन ई मिल रहा है, बी मिल रहा है या ए मिल रहा है, मिनरल्स क्या क्या मिल रहे हैं। तो उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना है किसी बीमार व्यक्ति के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए किस तरह का फूड डिजाइन करेंगे कि जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, पचने में बहुत लाइट हो और फाइबर रिच हो, जिसमें ग्लूटेन ना हो। तो इस तरह से एक कंबाइन करके और एक बीमार व्यक्ति के लिए डिजाइन किया जाता है। अब इसके में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, तो जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट मेन होता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च और फाइबर मेन होता है। फिर प्रोटीन होता है, प्रोटीन इसमें मिलता है लेकिन कम मात्रा में मिलता है। फाइबर्स होते हैं, फाइबर का काम क्या होता है कि डाइजेशन को इजी करना और कॉन्स्टिपेशन से बचना। और चूंकि फाइबर जब बहुत अधिक खाते हैं तो पेट बहुत लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, तो ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल होता है। विटामिन, इसमें विटामिन बी और ई दो विटामिन मिलते हैं। खनिज पदार्थ में आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम और कॉपर जैसे सोर्स यहाँ पर मिलते हैं। और फैट में अगर देखें तो इसमें ज्यादातर सेचुरेटेड फैट होता है, और इससे हमको पॉली अनसेचुरेटेड फैट भी मिलती है, लेकिन सेचुरेटेड फैट यहाँ कम होता है, और जो फैट हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा होता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैट, वो इसमें मिलता है, पाया जाता है। अब अगर हम देखें कि होल ग्रेन और प्रोसेस्ड ग्रेन में कौन सा अच्छा है, तो जितने भी साबुत अनाज हैं उसमें अधिक फाइबर मिलेंगे, अधिक विटामिन मिलेंगे, अधिक मिनरल्स मिलेंगे। वहीं जब हम प्रोसेस्ड या रिफाइंड सीरियल्स पे जाते हैं तो उसमें फाइबर कम हो जाते हैं, पोषक तत्व बहुत कम हो जाते हैं। कई बार उसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए उसमें चीनी, फैट या सोडियम मिला दिया जाता है, जिससे उनका जो हेल्दी वैल्यू है या न्यूट्रिशंस है वो कम हो जाते हैं। अब ये हेल्थ बेनिफिट क्या है होल ग्रेन्स के, तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं, चूंकि ये डाइजेशन में बहुत अच्छे होते हैं और रिच फाइबर होते हैं, तो कोलोन के लिए बहुत अच्छे हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा, और जितने भी मेन न्यूट्रिशंस होते हैं वो इनसे बहुत अच्छी तरह से बॉडी को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें लेना चाहिए? साबुत अनाज जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो, चीनी कम हो, और ऐसी चीजों को नहीं लेना चाहिए जिसमें ऊपर से कोई भी विटामिन या मिनरल्स मिक्स किए गए हों। तो इस तरह से ये जो मिलेट्स हैं इंडिया में जो मेन पाए जाते हैं वो ये मिलेट्स हैं, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, बारी, कंगनी, कोडरा और बार्नयार्ड मिलेट्स, ये इसमें पाए जाते हैं जो इंडिया में मेन रूप से पाए जाते हैं। ये इनके वेजिटेशन बताए हैं, तो इसमें देखिए ज्यादातर जो है वो घास के फॉर्म में है और ऊपर फली के रूप में वो मिलेट लगा हुआ है। सिलेक्शन ऑफ मिलेट, मिलेट का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो हमें मिलेट का सिलेक्शन करते समय ये ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के लिए हम मिलेट को चूज कर रहे हैं उसे किस चीज की आवश्यकता है, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है। मान लीजिए उसको आर्थराइटिस है, बोन वीक हो गई या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो हमको ऐसे मिलेट्स चुनने पड़ेंगे जिसमें कैल्शियम, जैसे कैल्शियम के लिए यहाँ रागी दी गई है, तो हम उस समय उसको किस मटेरियल को चूज करेंगे? रागी के लिए। अगर डाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फाइबर, जो फॉक्सटेल में बहुत अधिक आता है। यदि एनेमिक है तो आयरन के लिए ज्वार। तो हर की जो जितने भी मिलेट्स हैं उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी अलग अलग है,
और उनमें न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके हिसाब से मिलेट को चूज करके उसे दे सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर हम रोटी के लिए बाजरा यूज कर सकते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ग्लूटेन रेजिस्टेंस है, ग्लूटेन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो हम बाजरा यूज कर सकते हैं। उपमा के लिए मान लीजिए वो ग्लूटेन रेजिस्टेंस है तो वो रवा की भी यूज नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ के लिए कोदो कोदो यूज कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए बार्नयार्ड, डायबिटिक के लिए प्रोसो। तो इस तरह से ये जो जितने भी मिलेट्स हैं उनको यदि हम किसी व्यक्ति को पर्सनल पूरा डायग्नोसिस करें कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद डिजाइन करें कि उसको कौन से मिलेट्स खाने चाहिए, तो वो उसके लिए एक औषधि के जैसे काम करेंगे। तो अब जैसे बाजरा है, तो बाजरा किसको चुनना चाहिए? बाजरा में जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 प्रमुख होते हैं। तो जिनको कैल्शियम की आवश्यकता है, आयरन प्रोटीन की, फाइबर अधिक है, कम जीआई का चाहिए, मतलब जो डायबिटिक पर्सन है, और एंटीऑक्सीडेंट, और इसमें वेट मैनेजमेंट के लिए। तो ये 4-5 चीजें जो मेन होती है उनके लिए दिया गया है कि कौन सा मिलेट, जैसे वेट मैनेजमेंट के लिए बार्नयार्ड मिलेट यूज करना चाहिए या फॉक्सटेल मिलेट। तो ये नाम दिए गए हैं कि किस चीज के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा मिलेट हमें यूज करना चाहिए। अखरोट जैसा स्वाद यदि किसी को चाहिए तो वो प्रोसो बाजरा में मिलता है। यदि बहुत वर्सेटाइल और बहुत हल्का चाहिए तो फॉक्सटेल और लिटिल मिलेट में। यदि बहुत हार्ट के लिए हेल्दी चाहिए या पौष्टिक चाहिए तो कोदो। कोदो जो है वो हार्ट हेल्थ को बहुत अधिक इम्प्रूव करता है। और यदि कुछ बहुत जल्दी पक जाए ऐसा चाहिए तो लिटिल मिलेट और बार्नयार्ड। तो ये हर चीज के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये उनका नाम दिया गया है कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी उसके हिसाब से आप तय करें कि आपको कौन सा मिलेट खाना चाहिए। अब जो बाजरे हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रसिद्ध किस्में हैं? एक तो बाजरा, ज्वार, रागी, फॉक्सटेल, फिर यहाँ बाजरा डबल हो गया है, बार्नयार्ड है एक्चुअली यहाँ पे, कोदो, प्रोसो, अमृत और कुट्टू। ये सारे इसके मिलेट्स के टाइप हैं और उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे ज्वार की रोटी दलिया बना सकते हैं, बाजरा का रोटी लड्डू, फिर फिंगर मिलेट का डोसे दलिया, फॉक्सटेल का उपमा, केक, बाजरे का जल्दी पकने वाला है, वजन घटाने में अच्छा। तो इस तरह से ये पूरा एक इंडेक्स दिया है कि हम क्या यूज कर सकते हैं और किसके लिए यूज कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ मिलेट मेरे ख्याल से नेक्स्ट इसमें लेते हैं हम। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो मिलेट्स हैं ये अपने आप में एक मेडिसिन है। बस ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि किसको कितना देना है, कब देना है, कौन सा देना है। तो यदि आपने ये जो मेन 11 किस्में होती हैं मिलेट्स की, मेजर 3, माइनर 5 और सीडो 2, ये 11 के बारे में डिटेल सिर्फ एक इंडेक्स ये बना लिया कि उसमें एक तो कौन से न्यूट्रिशंस मिलते हैं, किस बीमारी के मैनेजमेंट के लिए वो लेना चाहिए। अगर ये एक इंडेक्स बना लिया तो आप इसे एक औषधि के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स एक बनाने की आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होमवर्क है कि सिंपल पूरे 11 जो जितने भी मिलेट्स हैं उनका नाम लिखें, फिर उनके न्यूट्रिशंस लिखें कि उसमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं, मतलब अधिक मात्रा में, और फिर तीसरे में लिखें कि किन बीमारी, कौन सी बीमारियों के मैनेजमेंट के लिए वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जैसे अभी हमने बार बार पढ़ा है, लेकिन अगर आप एक उसको समराइज बना लेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। फिर ये इतनी सारी स्लाइड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आप वो चार्ट को देखेंगे और आपको वो
समझ आ जाएगा। तो ये चार्ट बनाएं, ग्रुप में डालें, भले ही आप अपने स्टडी ग्रुप में डालें सभी लोग। तो किसी के में यदि कोई कमी है तो वो अपने में ऐड ऑन कर लेगा। तो एक फाइनल जो चार्ट बनेगा वो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं कि बस मिलेट्स खाना अच्छा है और मिलेट्स खा लेते हैं, लेकिन ये पढ़ के शायद हम समझ पाएंगे कि मिलेट्स खाना तो अच्छा है, लेकिन किसको कौन सा खाना अच्छा है। तो वो सीरियल और मिलेट्स के बारे में हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि किसको कौन सा खाना होगा तो वो अच्छा रहे। राइट। चलिए, किसी को कुछ और बताना है तो बिल्कुल बताएं। मैम इसमें हमें ये भी पता चल सकता है कि कब खाने चाहिए, जैसे ज्वार को तो आप पहले तो बोलते थे सर्दियों में खाते हैं, पर अब तो 12 महीने खा सकते हैं। पर जैसे झिंगोरा है, मतलब बार्नयार्ड है, या फॉक्सटेल है, या बाकी चीजें, या कभी भी खा सकते हैं कैसे भी। एक्चुअली वही है, जरूरत रिक्वायरमेंट किसको किसकी है। क्योंकि ये सारे जो होते हैं ना, ये इनकी तासीर एक, यदि आप कॉर्न ले लें और बाजरा ले लें तो ये थोड़े गर्म तासीर के होते हैं। अदरवाइज सबको आप एक नॉर्मल, एक कम क्वांटिटी में सभी को खा सकते हैं। क्योंकि आजकल किसी की भी डाइट बहुत अधिक रही नहीं। मान लीजिए यदि हम उसकी चपाती भी बनाते हैं तो व्यक्ति ज़्यादातर एक या दो से ज़्यादा नहीं खाएगा। अब वो डाइट नहीं रही कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो हार्मफुल है। और फिर उसको हमको, जैसे अब बाजरा ही हमको खाना है, मान लीजिए गर्मी में खाना है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन फूड ऐसा रखेंगे कि वो जो गर्म है तो उसको बैलेंस कर दे, कि जैसे बाजरे के साथ बटर मिल्क ले लिया, छाछ ले लिया, तो वो दोनों एक बहुत अच्छा गुड कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। तो वो जो बाजरे की गर्माहट है उसको ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे। तो फिर हमें ऑप्शन ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ उसके ग्रुप का ऐसा सुटेबल फूड कौन सा है जो उसको बैलेंस कर देगा। तो अगर आप देखें ना, तो ये जो खाना है ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। और उसको अगर उस साइंस को समझ के हम उसके अकॉर्डिंग फूड लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं और बहुत सारी मेडिसिन हम फूड्स के थ्रू कर सकते हैं। जी निधि जी। मैम जैसे मेरे हस्बैंड वीक में एक बार उपवास करते हैं, तो उसमें वो पूरा दिन भूखा रहते हैं और लास्ट में नाइट को आकर के साबूदाना खिचड़ी खाते हैं। तो लाइक उसमें मैंने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, बट मैंने जब ये स्टडी अपने सात्विक आहार कोर्स चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि अब इसमें क्या हो सकता है। तो स्टार्च ही मिल रहा है साबूदाने से और तो कुछ है नहीं उसमें, तो उसकी जगह क्यों ना कुट्टू का आटा और हम लोग समा का चावल यूज कर सकते हैं, तो वो फाइब्रस भी होगा। और इस तरह से मैंने एक जनरल डाइट प्लान उनके लिए बनाया बिना उन्हें बताए। तो लाइक ये चेंज मैंने फील किया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे ठंड है तो अभी राजगिर का आटा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं यार, हाँ। राजगिर भी ठंड के समय आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मैम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि विदाउट योगा मेरा ओवर ईटिंग चल रहा था, कि मैं दिन में 3 से 4 बार 5-5 रोटी खा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि और चाहिए वाली फीलिंग। हाँ, इतना ज्यादा। आपने ब्लड शुगर चेक कराई? मैम सारे टेस्ट नॉर्मल थे, मेरा मेंसेस प्रॉब्लम था इसलिए मेंसेस इरेगुलर हार्मोनल थी, प्रॉब्लम हो गई। उसकी वजह से ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा थी। फिर योगा स्टार्ट किया तो उससे 3 to 4 चपातीज पर मैं आई, जो एक लेवल से मेरे चल रहा था। बट सात्विक आहार के बाद जब मैंने ट्राई किया कि नहीं मैं अलग अलग मिलेट्स ट्राई करती हूँ, तो मैं डेली एक एक मिलेट ट्राई करती हूँ। तो लाइक जब मैं रागी मैंने लिया तो जस्ट एक स्मॉल पोर्शन ऑफ रागी का जब मैंने लिया एक चपाती, तो उससे मेरा 5 घंटे की भूख नहीं लगी। मीन्स उसमें बीच में कोई स्नैक भी नहीं था, सिर्फ वाटर इनटेक था। तो ऐसा हुआ कि अब 3 to 4 गेहूं की चपाती क्यों खाना है जब रागी की एक चपाती काम कर रही है। तो लाइक ये एक ड्रास्टिक चेंज आया और बॉडी भी बहुत लाइट फील हो रही है।
एक्चुअली उसमें क्या फाइबर रिच है ना, तो वो फाइबर के कारण पेट आपको भरा हुआ महसूस होता है, हाँ, क्योंकि रागी जो है वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो तो ये बिल्कुल आप ऐसा अगर अपने एक्सपीरियंस ऊपर था। भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। सविता जी। मैडम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डेली अलग अनाज को, अलग मिलेट्स को शिफ्ट करना तो इजी नहीं है, क्योंकि इतना फिर खराब हो जाता है। तो 8-10 दिन जैसे एक लिया, फिर 10-15 दिन जैसे भी एक एक को यूज करके फिर सभी के न्यूट्रिशंस मिलते गए। अगर हम हेल्दी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादा फिर इसमें नहीं सोचना कि कौन सा लेना चाहिए। फिर तो सभी ले सकते हैं सीजन के हिसाब से कि एक्चुअली इसके दो टाइप होते हैं। एक तो ये होते हैं कि जैसे आप 1/2 kg या 1 kg सभी का आटा अलग अलग डिब्बे में रख लीजिए, है ना, तो वो आपका बहुत लंबा नहीं चलता है 1 kg, और आप पर डे डिफरेंट लीजिए। या ऐसा हो सकता है कि आप 2-3 kg एक ही तरह का किसी को आटे को, कोई भी एक तरह के मिलेट के आटे को यूज करिए एक वीक, नेक्स्ट वीक चेंज कर दीजिए। लेकिन इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे मिलेट्स होते हैं जो कई बार सूट नहीं करते हैं, एलर्जेटिक भी होते हैं ये, है ना, तो मैडम वो जैसे चीज मुझे आपको। मक्का सूट नहीं करता। जी। मेरे को मक्का सूट नहीं करता, मतलब मक्का जैसे आपको हैवी ठंड लगता में सूट कर जाएगा, अगर आप मक्का और छाछ लेंगे ना तो ठंड में सूट कर जाएगा, गर्मी में नहीं है। करेगा नहीं, वो बिल्कुल भी। अच्छा भी नहीं लगता, पता नहीं क्यों हैवी हो जाता है उससे ज्यादा। हाँ, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे आपको लगता हम्म। है कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा, आप उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि इतने सारे टाइप्स हैं ना, तो हम उनमें से ही अगर 5 या 6 भी चुन लेते हैं तो सफिशिएंट है एक वीक के लिए। मैडम घर में सब तो खाते नहीं है, अपने लिए तो वो आधा किलो भी पता नहीं 15-20 दिन पड़ा रहता है। एक जने के लिए क्या, सब लोग तो वीक ही खाते हैं घर में, सब लोग स्विच नहीं करते हैं। फिर वही आप एक तरह का करके और उसको फिर एक वीक तक यूज कर सकते हैं, आप वो जी। ऑप्शन ले सकते हैं, है ना। हम्म। जी रितु जी। मैम मैंने बहुत सालों से इसको इस तरह से किया हुआ है कि जैसे घर में ऐसे नहीं खा सकते ना, खाली बाजरे की रोटी बच्चे नहीं पसंद करते, तो मैं उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करवा के डेली चेंज करवाती हूँ। एक दिन ज्वार का, एक दिन बाजरे का, एक दिन रागी का। तो उसमें किसी को पता भी नहीं चलता, थोड़ा गेहूं का होता है उसमें और थोड़ा सा वो होता है, आधा आधा होता है, तो वो उसमें भी भी। एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप उसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर दो, तो उससे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो खाने में भी आपको बहुत पता नहीं चलता, दूसरा बनाने में आसान हो जाता बनाने है, में भी आसान क्योंकि रहता है प्योर मैम। आप किसी भी मिलेट की यदि रोटी बनाएंगे ना तो वो बहुत मुश्किल होती है। और दूसरा ये होता है प्रॉब्लम कि अगर प्योर मिलेट की रोटी है तो वो आपको तुरंत कोई बना के दे, मतलब आज से उतरे और आपकी थाली में आ जाए तभी अच्छी लगती, वो आप रखी हुई नहीं खा सकते हैं, है ना। जैसे आजकल ब्लैक व्हीट बहुत यूज होता है, आप लोगों ने सुना होगा शायद, काफी महंगा भी आता है, लेकिन ऐसा कि उसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट बहुत कुछ होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको गर्म ही कंज्यूम करनी पड़ेंगी। सिर्फ एक गेहूं की रोटी, या हमारी हैबिट हो चुकी, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हम रखी हुई खा सकते हैं। और गेहूं की रोटी में क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो रहती हैं, जैसे आपने बना के रख दी ना और उसमें अगर आपने अच्छे से घी लगा दिया तो वो सॉफ्ट रहेंगी। लेकिन रेस्ट आप कोई भी चीज की बनाओगे तो वो थोड़ी वैसी कड़क हो जाएंगी। मैम अगर गेहूं का आटा मिला के बनाते हैं ना तो टिफिन में भी अगर देते हैं तो हाँ, ठीक रहता फिर है। नहीं दिक्कत होती। तो वही मैं बोल रही हूँ कि वो बनाने का भी ऑप्शन अच्छा होता है कि ठीक से बन जाती है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। क्योंकि एक्चुअली मान लीजिए किसी ने एक रोटी में, एक मान के चलते हैं कि एक मुट्ठी गेहूं खाता तो वो आधा मुट्ठी हो गया, तो ग्लूटेन भी आधा हो गया ना, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन मैम है। इस तरह से डेली मिलेट्स भी खाए जा रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, डेली डिफरेंट अलग डिफरेंट। यूज कर लेते हैं। गुड, वेरी गुड। प्रीति जी। अब प्रीति जी आपका नॉलेज तो यहाँ मेरे से ज्यादा होगा, इतना सारा आप लोग साथ में फूड पढ़ रहे हैं। मैम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा पढ़ रहे हैं वो तो अभी हवा हवाई में ही पढ़ रहे हैं हम। एक कोर्स के बाद सिंसियरली मतलब डीप स्टडी करेंगे, अभी तो टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा। तो वो पढ़ना ना पढ़ना अभी तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। सविता और जी और आप आप हैंड रेस करते ना तो मुझे डर लगने लगता कि पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। नहीं मैम, आपकी नॉलेज का तो कभी नहीं, हमको इतना टाइम लगेगा इतनी नॉलेज लेने में, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है।
मैम वो मेरा यही था कि जैसे बच्चे बहुत शार्प होते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी मिक्स करा उनको टेस्ट समझ में आ जाता, खाना ही नहीं है फिर तो अभी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। उनको तो प्लेन व्हीट की, हस्बैंड को, दोनों बच्चों को वही चाहिए। सारे मिलेट्स मैं ही अपने लिए बना के खाती हूँ। वो जरा सा भी ऐड करो ना समझ में आ जाता उनको, समझ में आ तो जाता वो है। नहीं हो पाता उसके है। लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जैसे रोटी आप बिल्कुल सिंपल यूज करिए, लेकिन कम से कम जैसे संडे सब घर में रहते हैं, तो कुछ ऐसे जैसे नमकीन पराठे या कुछ बनते हैं ना कि जिसमें हम कोई और चीज मिक्स, जैसे आलू पराठे फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो ऐसे कुछ में मिक्स करके बनाइए, तो वो गरम में नहीं पता चलता। तो वो कम से कम जो नहीं से तो बेटर है, थोड़ा पहुंच रहा है। वीक में यदि 2 दिन भी ऐसे ब्रेकफास्ट में पराठा ले दीदी लिया। उनको समझाइए कि उसके फायदे क्या है, फिर खाएंगे बच्चे। हाँ नहीं, अब दीदी थोड़ा सा पराठे फॉर्म करेंगे। में ना, पराठे जैसे अभी मेथी के पराठे हैं, तो मेथी के पराठे में थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए आप, तो तब भी समझ आता है, लेकिन उतना नहीं आता जितना रोटी में आता, क्योंकि रोटी में और कोई टेस्ट नहीं होता ना, और या मेथी के जैसे पराठे में आप मैम चीले भी बनते हैं ना, तो सबसे अच्छा सोर्स चीला भी है। हाँ वो भी जैसे एक चीले अच्छा में है। आप बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, उसमें नहीं पता चलता, हाँ, विद एक वो वेजिटेबल्स है, अगर आप डाल दो। पराठे हैं, तो इस तरह मैम से आप और करिए। एक क्वेश्चन था कि जो आपने थाली वाला बताया था कितना कितना परसेंट कार्ब्स प्रोटीन का, तो ये थोड़ा सा सब में वेरिएशन है। आपने जो बताया या वहाँ डॉक्टर पल्लवी ने जो बताया, डॉक्टर मोहिनी चौधरी जिन्होंने डाइटिशियन जिन्होंने क्लास ली थी, या रुचि भाभी, तो थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है। तो ऐसा स्ट्रिक्ट है कि हम जैसे आपके एग्जाम में वो जो आपने बताया वही लिखे, या नहीं कोई नहीं, भी कर ऐसा सकता है? बिल्कुल नहीं है। आप उसमें नीचे अपना लिख के नीचे एक लाइन डाल सकते हैं कि ये समय, परिस्थिति और व्यक्ति और उसके कार्य प्रणाली के हिसाब से ये वेरिएबल होता है, तो एक लाइन आप वो डाल देंगे, है ना, क्योंकि हम इसका स्टैंडर्ड नहीं ले सकते ना। देखिए, जैसे यदि एक व्यक्ति पत्थर तोड़ता है या वो हाथ रिक्शा चलाता है, तो उसको जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी उस व्यक्ति को नहीं है जो पूरे दिन डेस्क पे बैठ के काम कर रहा है। किसी को कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा चाहिए, किसी को तो प्रोटीन ज्यादा वो चाहिए। एक वैसा बैलेंस हम स्टैंडर्ड तो बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं, वो जैसे पर्सनल डिजाइन ही करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोल दिया सॉलिड अगर हम ले रहे हैं सॉलिड 50% में, तो उसका भी 50% से वेजेस होनी चाहिए, सैलेड हो जो भी हो, वेजेस, फिर उसमें कार्ब्स कम, और 25% प्रोटीन, मतलब प्रोटीन दालें लें, ज्यादा होना कार्ब चाहिए। सबसे कम, और फैट का 10% था कि आप 10% ही फैट ले रहे हैं। इस तरह से भी डिजाइनिंग थी। ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जो आप बता रहे हैं ना, ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन इसमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, वो दिन भर पत्थर तोड़ रहा है, तो उसको कार्ब्स ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोटीन कम करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है जो दिन भर ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, तो उसका लिए प्रोटीन हाई हो जाएगा, कार्ब्स कम हो जाएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि उसका वर्क प्लेस क्या है, वर्क स्टाइल क्या है, उसकी स्टेमिना क्या है, एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, तो ऐसे बहुत सारी चीजों पर ये डिपेंड करेगा। बैलेंस का मतलब ही ये है कि उस व्यक्ति के लिए बैलेंस हो पर्टिकुलर, है ना। जैसे मान लीजिए एक डायबिटिक पेशेंट है, अब हमारी जो बैलेंस डाइट है उसमें मान लीजिए हम 5% शुगर रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो डायबिटिक वाले के लिए बैलेंस डाइट मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। तो बैलेंस डाइट का फॉर्मूला ही ये है कि वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, वो बैलेंस डाइट है। किसी में मान लीजिए विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, तो जब तक हम उसके खाने में विटामिन ई वाले जो मटेरियल हैं, जिन ऐसे जो फूड हैं, वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि जिससे उसकी ई की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाए, तब तक वो उसके लिए बैलेंस डाइट नहीं होगी, है ना। तो ये जो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है, ये हेल्दी व्यक्ति के लिए भी अलग अलग होगी। मान लीजिए कोई कंप्लीटली हेल्दी है, लेकिन उसमें आंखों की प्रॉब्लम है, तो हम उसको विटामिन ए अधिक देंगे। या मान लीजिए स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बहुत ड्राई होती है, तो विटामिन ई की उसको कमी है। या मान लीजिए कोई नर्व्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है कि बैठे बैठे एक सेंसेशन आ रहा है, कहीं पे झंझनाहट हो रही है, तो उसको विटामिन बी की कमी है। तो बैलेंस डाइट पर्सनल ही होती है हर व्यक्ति के लिए। मैम लोग मिनरल्स पे उतना ध्यान नहीं देते, जबकि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं मिनरल्स, क्योंकि बिना मिनरल्स के वो बहुत सारी
रिएक्शंस होती नहीं है, एब्जॉर्प्शन होते ही नहीं है, वो कंपल्सरी है। कंपलसरी तो है। मेरी मतलब मेरी फैमिली में मेरी रियल भाभी को इतनी सुंदर है, बिल्कुल हीरोइन लगती हैं। पता चला उनको एडमिट है, इंजेक्शन लग रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो फेराइटिन की कमी है, तो पहले पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा, क्योंकि डाइट सबकी वही है ना, अनशन वही खाना। है। तो वो बहुत मिनरल्स भी मुझे बहुत, मैंने विटामिन तक तो अभी तक सुनते थे विटामिन पर, मिनरल्स पे अभी सातवीं का हाथ से पता चला कि कितने हाँ, इंपॉर्टेंट क्योंकि है। बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं कि जो मिनरल के एब्सेंस में गट्स एब्जॉर्ब ही नहीं करती है। मैम एक तो मिनरल्स लेते नहीं है ढंग से, दूसरा वो चाय कॉफी पीते हैं तो फिर वो वॉश आउट हो जाते हैं, फिर वो वॉश आउट बचते भी नहीं। मिनरल्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये सारी मतलब वही है कि खाना क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, वो किसको खाना, वो सारी चीजों पर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे और एक कस्टमाइज पैकेज डिजाइन नहीं करेंगे किसी एक व्यक्ति के लिए, तब तक वो उसके लिए औषधि का काम नहीं करेगा, खाने का तो काम करेगा। तो शुरुआत हम अपने से करें, फिर अपनी फैमिली, मैडम है ना, मैंने तो ऐसे धीरे जवार धीरे दायरा बढ़ा सकते हैं। मैडम मैंने जवार का उपमा बनाया था, अपने लिए ही बनाया था। फिर वो सबको, जैसे सबसे पहले मैं कोई नई चीज ट्राई करती हूँ तो सबको देती हूँ, तो टेस्ट सबको करना। इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि मैंने थोड़ा ही बनाया, थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। फिर मतलब उसको दोबारा रिपीट की, सबने कहा कि हमारे लिए भी बनाना। वो बहुत टेस्टी, थोड़ा मेहनत से तो बना, पर न्यू चीज कोई बनाओ तो रेसिपी अपने लिए बनाओ। रेसिपी शेयर करना, मैम मैम कहते हैं ना, रेसिपी भी शेयर हाँ किए जी। करिए और आप। मैं जब जवार लेकर आई थी ना शॉपकीपर से, तो वो दे नहीं रहा था, कह रहा ये बनेगा ही नहीं, इसका दलिया ले जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे साबुत ही चाहिए। उसने कहा कैसे पीसोगे, कैसे बनाओगे, मैंने कहा मैं कर लूंगी। पर वो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बना। ये जो एक्सपीरियंस है जरूर शेयर करने चाहिए, जिससे क्या है कि आगे भी लोगों के लिए वो रास्ते खुले कि ऐसा भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अभी बता देती हूँ, उसको रात को भिगो दिया जवार को पानी में, 8-10 घंटे भिगो के सुबह उसको विसल लगाई, जैसे राजमा छोले उबालते हैं। फिर उसको उपमा की तरह छोंक लिया, थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल के, बहुत टेस्टी बना। अरे उसको हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, आपने उसका उपमा बोला, साबुत रहता है ना तो उसको हम खिचड़ी बोलते हैं। जैसे गेहूं की खिचड़ी बनाते हैं, ऐसे ज्वार की खिचड़ी है तो हाँ हाँ। चौके में चलाते हाँ, हैं। मैंने उसमें कुछ डाला नहीं, मतलब और कुछ मिलेट्स नहीं डाली, सिर्फ जवार डाला, तो अच्छा निधि जी लगा। आप कुछ बोल मैम, रहे हाँ, हैं? एक मिनट, निधि जी आप कुछ बोल रहे हैं? मैम मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो जिनके भी क्वेश्चन से पहले आप हम हाँ बोले। हाँ, इसमें स्वाति जी बताए। और मैम मैं इसमें ये भी करती हूँ, जैसे हम घर में नमकीन या कुछ भी बनाते हैं ना, मठरी या नमक पारे, तो मैं वो सारे इन्हीं चीजों के बना देती हूँ। थोड़ा सा उसमें मतलब नॉर्मल स्पाइसेस डाल के, तो वो कुरकुरे टाइप्स अच्छे लगते हैं कि जैसे मंचिंग करने में। तो ये भी तरीका है कि हम उसको कैसे यूज कर लें। कैसे यूज और करें? मैम एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग जो ये सूजी भी यूज करते हैं, पर अब थोड़ी कम हो गई है, पर होती तो है ही। तो सूजी का हम किस में लेते हैं, मतलब सूजी भी फिर ग्रेन में आती है, ये वो हाँ, किसका पार्ट है? ग्रेन में ही आए। और गेहूं उसकी की भी भी कुछ। गेहूं से ही बनता है ना सूजी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि दलिया और आटा के बीच का फॉर्म ओके। है ना, जो बारीक दलिया और आटा होता है ना, उसके बीच का फॉर्म सूजी है। ठीक है मैम। वो उसी में है। जी निधि जी। मैम दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे हम योगासन करते हैं, तो योगासन से डिजीजेस तो क्योर नहीं हो रही है, तो फिर कैसे हम बोल रहे हैं कि भुजंगासन से यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का वर्किंग अच्छा हो जाता है, या ये चीजें हम मतलब उसके लिए क्या हम वो कैसे कह रहे हैं? ये आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अलग है। मेरे पास जैसे नी प्रॉब्लम के बहुत लोग हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको 10 साल पहले बोल दिया था कि यदि आप सर्जरी नहीं करेंगे तो आप चल भी नहीं पाएंगे, और वो आज 10-12 साल बाद भी एकदम हेल्दी हैं, इवन वेजेस हिल पहन रहे हैं। इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए? और जहाँ तक थायराइड की बात है, तो कभी भी आप देखिए उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो है कि वो जो योग कर रहे हैं उसमें आपकी टेक्निक कितनी सही है, फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि योग को हमेशा डाइट से जोड़ना पड़ेगा। केवल योग आप सोचें कि वो ठीक कर देगा तो संभव नहीं है। तो हमेशा योग में 4 पिलर बताए जाते हैं: आचार, विचार, आहार, विहार। इन चारों को देखना पड़ेगा। अब आपने योग देख लिया, आसन देख लिया पार्ट,
उनकी डाइट देख ली, बट उनका मेंटल स्टेटस क्या है, वो मेडिटेशन तक जाने के पहले आपको मेंटल स्टेटस देखना पड़ेगा कि उनका क्या मेंटल स्टेट है, क्या उसमें लैक्स हैं और क्या उसमें नेगेटिविटी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अभी मैं आपसे भी पूछूं या यहाँ जितने लोग हैं किसी से भी पूछूं कि आपकी नेगेटिविटी क्या है, तो सब बोलेंगे नहीं हम तो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, हम तो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। ठीक है, लेकिन वही एक आप हैं कि अगर बस वाला ने जोर से ब्रेक लगा दिया तो अरे क्या हो गया, क्या हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्या हो गया, वो वही आप हैं, है ना। तो क्या होता है कि ये हमको डायग्नोसिस करना पड़ता है कि उसमें क्या चीज है, उसको नहीं मालूम होता है। तो बहुत सारे इमोशन, जो विचार वाला पोर्शन है, वो डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसके विचार नहीं बदलेंगे मेडिटेशन के थ्रू, उसमें मेंटल चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक आपके आसन काम करेंगे, बहुत स्लो करेंगे। एक एग्जाम्पल मान के चलते कि मान लीजिए 6 महीने से आसन में इम्प्रूवमेंट मिल रहा है और अगर आप डाइट और विचार इन पे काम करना शुरू कर दें तो वही आपको 15 दिन और 1 महीने में इफेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वो डेप्थ आप में होनी चाहिए कि आप इतनी चीजें पकड़ सकें। मतलब बिल्कुल आपकी आंखें ना एक स्कैनर के जैसी हो जानी चाहिए कि वो चीज आप कैच कर सके कि नहीं ये सामने वाले को ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जैसे किसी को भी देखा, हाँ यहाँ से बॉडी मिसअलाइंड हो रही है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज एकदम पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। जैसे अभी मैं कल एक क्लास ले रही थी, हमारे रेगुलर पेशेंट हैं वो, उनको भी नी की प्रॉब्लम है। तो क्लास करते करते बाहर वो उठी, किसी ने आवाज दी तो वो चल के गई और जब वापस आई तो हमने उनको तुरंत बोला कि आप अपना बीपी चेक करिए। बोले मेरा तो कभी नहीं बढ़ता है, हमेशा लो होता है। हमने कहा आज आपका बढ़ा हुआ, आप चेक करिए। और उन्होंने चेक किया और उनका बीपी बढ़ा हुआ था और तुरंत हमने उनको आसन से स्विच करके प्राणायाम और मेडिटेशन पे डाल दिया। तो ये डिसीजन आपके पास होने चाहिए। जब तक आप इतना एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आप उसमें, वही है ना कि जैसे डॉक्टर है कोई, तो जब तक वो मास्टरी नहीं है उसकी पूरी पढ़ाई नहीं है और बिना डॉक्टर का व्यक्ति मेडिसिन दे तो क्या करेगा, फीवर आया चलो आज वायरल होगा ये दे देते हैं एंटीबायोटिक, चलो मलेरिया होगा इससे रिलेटेड है, चलो टाइफाइड। तो हम योग में यही करते हैं। तो योग से सारी डिजीज ठीक होती हैं, बशर्ते आपका उतना नॉलेज हो कि आप कर सकें। उसके लिए काफी डीप डाइव करना पड़ेगा आपको, इजीली सुपरफिशियल करके पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मैम अष्टांग योग करते नहीं है मैम, यम नियम का पालन नहीं करते, सीधा आसन पे आ जाते हैं, आसन पे इसलिए आ उनको जाते इफेक्ट हैं। नहीं। और निधि जब दीदी को प्राणायाम करते हैं नॉलेज है। तो प्राणायाम ज्यादातर लोगों को यही पोजीशन में करते देखा है। ठीक है, मेडिटेशन करते हैं तो क्या विजुअलाइजेशन करते हैं, विजुअलाइज करो कि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ, मेरी हर चीज बहुत अच्छी हो रही है। तो आपके इंस्ट्रक्शन तक तो सही नहीं रहते हैं, है ना। तो वो बहुत, जो उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पूरे प्रॉपर एक एक बनाए जाते हैं और वो बहुत बहुत फिट होते हैं। जैसे उसका कोई भी सेंटेंस है 7 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी सेंटेंस है वो पास्ट या फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, कोई भी सेंटेंस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी सेंटेंस है उसकी डुअल मीनिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा बहुत सारी चीजें सोच विचार के गाइडेड मेडिटेशन बनाया जाता है। और उसके पहले, गाइडेड मेडिटेशन के पहले, जब तक आप जिसको करा रहे हैं उसके ब्रेन के बीटा रेस को रिमूव करके उसके कॉन्शियस माइंड को पैसिव मोड पे नहीं डालेंगे तब तक आपका गाइडेड कराने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि वो सबकॉन्शियस में इंड्यूस होगा ही नहीं। सबकॉन्शियस में कब होगा, जब उसकी ब्रेन वेव अल्फा और थीटा पर आ जाएंगी। तो आप सोचिए, मेडिटेशन करने या कराने के पहले इतना सब सोचते हैं, उसका आरएएस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप उसको कितना ही कुछ बोलते जाओ, वो सब ऊपर से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ कमी योग की नहीं है, हमारी है। हम कहीं ना कहीं ग्लिच कर रहे हैं। जी स्वाति जी।
मैम मेरा एक क्वेश्चन ये और है कि हमें कौन सा चावल खाना चाहिए। जैसे नॉर्थ में बासमती बहुत चलता है, पर बासमती तो कहते हैं अच्छा नहीं होता है, दो उसका फॉर्म अच्छा होता है। पर जैसे बिहार में मैंने ऐसा देखा भी है कि तीनों टाइम चावल खा के वो लोग खुश हैं और बहुत अच्छे भी रहते हैं, मतलब। तो वो चावल कौन सा है उनका? कोई छोटा दाना वाला चावल आता है, तो मुझे नाम नहीं पता। और मे बी रूबल भैया आप भी बता सकते हैं कि शायद आपके उधर भी चावल की वैरायटी काफी है, तो कौन सा बेस्ट है, मतलब। और मैम आप तो बताइएगा ही प्लीज। देखिए मैम खाने के लिए जो, ये क्वेश्चन हाँ मेरा बोलिए। भी है कि आजकल जैसे रेड राइस और ब्राउन राइस, ब्लैक राइस ये आ गए हैं, तो इसमें ये बेटर है क्या? जी रुबुल जी। मैम एक्चुअली मैं मेरे लिए मैं बताता हूँ। तो मैं चावल दिन में एक टाइम खाता हूँ, लेकिन मैं जैसे जो प्रणाम आसन फिटनेस ये सब में मैं पूरा सुबह या शाम दोनों टाइम लेता हूँ। दूसरी बात, मैं ये खाने के टाइम पे मैं पुलिस में हूँ, क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स पक्का लेता हूँ। और सलाद उसके साथ साथ, जैसे आज मैं एक चना ले लिया सुबह भिगा करके, तो दूसरा दिन में हो सकता है मैं मूंगफली ले लेंगे, इसके तीसरा दिन काजू ले लेंगे। मैं इस टाइप का ले लेता हूँ, एक दिन में एक जैसा नहीं लेता हूँ। मेरा ये सेंसिंग पर है। डे चेंज और करते चावल, हैं। हाँ जी मैम। और जूस वगैरह भी मैं जैसे सुबह में आपको मान लीजिए, मैं सुबह कुछ एक्चुअली सुबह खाता नहीं हूँ। रात में जो 8 बजे से पहले जो खा लेते हूँ, मैं क्योंकि ऑफिस में जाने के बाद थोड़ा टाइम लग जाता है, 8 बजे के बाद में मैं सुबह दिन में फिर 12 बजे से स्टार्ट करता हूँ। तो इतना टाइम मेरा फास्ट रहता है। तो यही है। और चावल में आप लोग छोटा वाला मतलब उसको जोहासन बोलते हैं, इसका खुशबू है, चलो ठीक है, मैं लेके जाएंगे इस बार तो आप लोगों के लिए। जोहासन बोलता है वो, लेकिन वीकली खाने के लिए है, डेली खाने के लिए नहीं है। ये रुबुल जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। स्वाति जी, आपके जो चावल का जवाब है वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी लोकल और सीजनल हो वही आपको कंज्यूम करना चाहिए। जो नॉर्थ में जो चावल मिलता है वो नॉर्थ के क्लाइमेट के हिसाब से, नॉर्थ के लोगों की जो बॉडी टेक्सचर है, जो उनका डाइजेशन है, उसके हिसाब से बना हुआ है ना। क्योंकि हम क्या, जो बचपन से जो खाते हैं ना, उस हिसाब से हमारी बॉडी डिजाइन हो जाती है। जैसे जो लोग, आप जैसे छत्तीसगढ़ साइड जाएं, जो लोग बहुत चावल खाते हैं, उनको आप यदि गेहूं देने लगे तो उनकी बॉडी को सूट नहीं करेगा, क्योंकि बचपन से वो उसी क्लाइमेट में रह रहे हैं, वहीं की उपज खा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे सीरियल हो, चाहे मिलेट्स हो, कुछ भी हो, जो लोकल और सीजनल है वो चीज खाइए। वो भगवान ने इसीलिए वहां पर उगाई है और उस समय उगाई है कि वो उस समय आपके लिए हेल्दी है। मैम जैसे नॉर्थ में तो मतलब जैसे दिल्ली वैली साइड में तो हमारे यहाँ पे चावल आई थिंक सब बाहर से ही आता है, राजस्थान या इधर की साइड से, यूपी। पर जैसे मेनली चलता है बासमती, जो सुना भी है। पर जैसे हम इससे और दूसरा वाला क्या खा सकते हैं जो हमें फायदा भी दे? हाँ, ऐसे बहुत सारे आजकल नाम। ब्राउन हाँ। राइस भी बहुत चलता है। और एक वो रेड, क्या रेड राइस बोलते हैं, रेड दूसरा नाम राइस, मुझे हाँ, याद ब्राउन नहीं राइस, है। हाँ, रेड राइस। लेकिन मेरा ऐसा सोचना होता है कि जितना आप नेचुरल फॉर्म का खाएं और जो आपके आसपास मिलता है, मान लीजिए अब वो दिल्ली में ग्रो नहीं हो रहा है, तो दिल्ली से नियरेस्ट जहां से मिल रहा है ना, जैसे छत्तीसगढ़ से, या मान लीजिए और इधर उधर से जो भी नियरेस्ट प्लेस से आपका मिल रहा है, आपको वो खाना चाहिए। दूसरा, आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि जैसे आप 4-5 तरह के एक एक केजी लेके आ जाएं, एक वीक एक तरह का खाएं, दूसरे वीक में दूसरा, फिर आपको जो सुटेबल लगे वो वैरायटी आपको लेना चाहिए। ओके। चलिए, तो आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। मैम ऐसा है कुछ कि जैसे रेड राइस जो है वो डाइजेशन में ज्यादा इजी है? हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग कि ब्राउन और रेड राइस है, ये सब इजी होते हैं। एक बॉइल्ड राइस भी मिलता है, साउथ में मोस्टली वही खाया जाता है, बॉइल्ड राइस, है ना। तो ये इसमें फिर वही डिपेंड है, हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए डाइजेशन में इजी हो बट आपके लिए ना हो, तो आपको ट्राई ही करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। मैम हमारे यहाँ रेड राइस ही यूज होता है, बच्चों ने मतलब रेड राइस का कर रखा है कि व्हाइट खाना ही नहीं है, वो तो मैदा है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ फर्क लगाओ, लेकिन मतलब मुझे मन में कई बार आता है कि ये बेटर है या व्हाइट ही बेटर था।
नहीं, मैम वो एक है ना न्यूट्रिशन तिल। अच्छी होती है क्योंकि मैम शुलक ध्यान सागर महर्षि ने बताया था कि जो उसकी कवरिंग होती है चावल की, जिस हस्क हटा दिया तो जस्ट उसके नीचे एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस लेयर होती है, इससे वो रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन जो होता है ना। फिर जो ये पॉलिश राइस हो जाता है ना, हम उस पॉलिश राइस में वो न्यूट्रिटिव लेयर खत्म हो जाती है। हाँ, तो बेटर है कि अनपॉलिश्ड खाएं, वो बेटर ब्रेड है। का है, जैसे दाल का भी होता है कि बहुत चमक है, पॉलिश्ड है, तो वो ना खाएं। अनपॉलिश्ड जो होते हैं, छोटे बड़े दाने मिक्स टाइप के होते हैं, बिना चमकदार होते हैं, वो लें। इवन फल में भी ऐसा बोला जाता है कि फल वो जो कच्चे पक्के हों, अलग अलग शेप और साइज के हों, बहुत सुंदर ना दिखें, वो खाएं। तो ये हाँ, चीज मेरे तो वाले तो वो वैक्स पॉलिश के आते हैं आजकल, उसको हटाओ तो वो हटता भी है वैक्स। इसीलिए वो ऐसा बोला कि जितना सुंदर दिखेंगे उतना मतलब उसको प्रोसेस्ड किया गया है। मैम एक तिल की तरह चावल आता है, वो बिहार में मिलता है, छोटा होता है थोड़ा दाने में, वो कहते हैं वो सबसे अच्छा चावल होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। नाम पता करके आप हाँ मैं बताइएगा, शेयर नाम पता करके करिएगा। बताती हूँ। तो वो डाइजेस्टिव भी बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी पकता है मतलब। शेयर तो मैं पता करिएगा करके, आप, हाँ, हाँ जी पता बिल्कुल। करके, है ना, एटलीस्ट नई चीज पता चलेगी।